नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के एडीजे अष्टम उत्तम आनंद के मौत या हादसा, इसकी जांच के लिए गठित एसआईटी टीम की आज बैठक हुई। ये बैठक लगभग 8 घंटे तक चली, जिसके बाद बैठक से बाहर निकलकर धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार ने बताया है कि केस में अभी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिसे आपके साथ शेयर किया जा सके। उन्होंने बताया कि एसआईटी टीम हर बिंदु पर जांच कर रही है, कुछ भी सूचना मिलते ही आपको बताया जाएगा। आपको बता दें कि दिन के 11 बजे से एसआईटी के प्रमुख एडीजी संजय आनंद लाटकर, आईजी प्रिया दुबे, डीआईजी बोकारो, एसएसपी संजीव कुमार के साथ जज उत्तम आनंद की मौत की गुत्थी सुलझाने की बैठक कर रहे थे। बताइए, अभी तक जांच की दिशा कहां तक पहुंची? आप लोगों ने क्या फाइंड आउट किया? अभी भी कोई ऐसा अपडेट नहीं है जो अभी हम आपके साथ शेयर कर पाएँ। इन्वेस्टिगेशन इज ऑन। जो एसआईटी की टीम है वो बैठ करके हर एक बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। जब भी कोई ऐसा अपडेट आएगा इन्वेस्टिगेशन में जो हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे, वैसे ही हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर, अभी क्या लग रहा है प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में? क्या लग रहा है? दो लोगों का आप लोगों ने इंटरोगेट किया है? क्या कोई बात ऐसी सामने आई है? हम लोग हर एक इंटरोगेशन कर रहे हैं। जो भी बात ठोस बात आई जैसे क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है, कोई भी चीज़ अभी डिस्क्लोज करना हमारे लिए उचित नहीं है। तो जो भी चीज़ आएगी ठोस चीज आएगी हम आपके साथ। तो क्या ये अभी तक साफ हो मैम, हम लोगों ने जो प्रॉपर उसका लीगल प्रोसीजर है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। जिनको जहाँ जो चीज़ चाहिए होगा वो हमें बोल देंगे। अच्छा, जांच किस दिशा में हो रही है? जांच क्या माना जाए? और हो रही है हम लोग सभी बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो बात आ रही है इन्वेस्टिगेशन क्रम में उसको हम लोग उनके जो गहन पहलू हैं उन सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। क्या लगा, ये हत्या है या सर मामला कुछ अमन सिंह से रिलेटेड भी जुड़ रहा है क्या? झारखंड में अनलॉक 6 में लोगों को बड़ी राहत मिली है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ छूट देने का फैसला लिया गया है। स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला लिया गया है। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। वहीं होटल और रेस्टोरेंट अब रविवार 10 बजे तक खुले रहेंगे। शादी समारोह में अब 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। अंतर्राज्यीय बस सेवा का भी अनुमति दे दी गई है। राज्य में कोरोना संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने अनलॉक करने का ये फैसला लिया है, लेकिन हमें और आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी कोरोना की तीसरी लहर आना बाकी है, जैसा कि सरकार खुद कह रही है। तो इससे भी बचना चाहिए और हमें और आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते रहना है। भले ही अनलॉक 6 में शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थाओं को खोलने की से स्कूल और कोचिंग संचालकों को बड़ी राहत मिली है। लगातार बंदी की वजह से ये लोग परेशान थे। कई शिक्षण संस्थान से जुड़े लोगों की आर्थिक स्थिति बेहद ख़राब हो चुकी थी, लेकिन अभी भी जिस शिक्षण संस्थान को खोले जा रहे हैं उन्हें ख़ास तौर से जो लॉकडाउन का पालन है, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वो सब करते रहना चाहिए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने परिणाम जारी किया। आपको बता दें कि तीनों संकायों का रिजल्ट जारी किया गया है। साइंस में 86.89%, कला में 90.71 और वाणिज्य में 90.33% छात्र सफल रहे हैं। साइंस में कुल 88,145 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इसमें प्रथम 56,445, द्वितीय 19,927 और 218 तृतीय स्थान पर रहे हैं। इसी तरह कला में कुल 2,09,234 विद्यार्थियों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इसमें से प्रथम 52,177, दूसरे पोजीशन पे 1,17,245 और तृतीय स्थान पर 20,379 बच्चे रहे। इसके अलावा कॉमर्स में भी कुल 33,677 विद्यार्थियों में से 19,951 प्रथम, 9,900
87 सेकंड और 484 थर्ड स्थान पर रहे हैं। कोल्हाम प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम में विज्ञान में जमशेदपुर के करीम सिटी के छात्र प्रदीप कुमार साहू, वाणिज्य में जमशेदपुर महिला कॉलेज की रुचिका साहू और कला में जमशेदपुर महिला कॉलेज की ही लक्ष्मी कुमारी अव्वल रहीं। सीबीएसई 12वीं का भी परिणाम आ गया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल साइंस के छात्र अभिषेक आचार्य ने 98.2% के साथ जिले में टॉप किया है। वहीं कॉमर्स के कमलदीप सिंह ने भी 98.2% के साथ जिले में पहले स्थान पर हैं, जबकि आर्ट्स की छात्रा इंदुजा इंद्रानी सिंह ने 98.2% के साथ जिला टॉपर बनी है। वहीं साइंस में स्कूल के शीर्ष 5 छात्राओं की बात करें तो अभिराज अखौरी को 98%, तमन्ना गोयल को 97.8%, अमन तस्नीन को 97% और जूही गोयल को 96.6% मिला है। कॉमर्स में नैन्सी गोयल 97.4% के साथ, कृतिक वत्स 97.4%, अक्षत रस्तोगी 96.6%, अक्षत मित्तल को 95.4% अंक प्राप्त हुए हैं। आर्ट्स में भी अंकित कुमार सिंह को 97%, पंखुरी गोयल को 96.6%, विनीत कुमार को 96.6% और आद्रिका चटर्जी को 93.4% के साथ स्कूल टॉपर बनी हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया है। धनबाद के मेयर की सीट पिछली बार की तरह पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया है। इस तरह पिछले कई दिनों से जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को झटका लगा है। सिंह मेंशन और रघुकुल से भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी थी। अब इनकी निगाहें डिप्टी मेयर के पद पर रहेगी। अभी तक डिप्टी मेयर पद का आरक्षण जारी नहीं हुआ है। मेयर की सीट आरक्षित होने से फलस्वरूप अब निवर्तमान मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल समेत पूर्व पार्षद अंकेश राज, विधायक ढुल्लू महतो की पत्नी समेत लगभग 1 दर्जन ओबीसी प्रत्याशी ताल ठोकेंगे। अब सबकी निगाहें दलीय और निर्दलीय आधार पर होने वाले चुनाव पर होगा। यदि दलीय आधार पर भी चुनाव होता है तो भाजपा को चेहरा चुनने में मुश्किल नहीं होगी। उनके पास कई विकल्प होंगे। हालांकि कांग्रेस के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। कांग्रेस में इस समय 1 दर्जन से अधिक दावेदार हैं। यहां आपको बता दें कि 2015 में चुनाव में भी मेयर की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित थी, जबकि डिप्टी मेयर सामान्य थे। कोयलांचल में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में जहां 2 दिन पहले मॉर्निंग वॉक करते जज की संदिग्ध मौत हुई, वहीं आज धनबाद मंडल कारा से 2 कैदी के फरार होने की भी खबर सनसनी फैला दी है। फरार होने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक गुरुवार की देर रात धनबाद मंडल कारा से 2 कैदियों के नाली के रास्ते ग्रिल काटकर फरार होने की सूचना मिली है। मामले की जांच के लिए शुक्रवार की सुबह एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, एसडीएम समेत कई पदाधिकारी धनबाद मंडल कारा पहुंचे थे। बताया जाता है कि कैदी फरार हुए हैं। उन पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज था। इस घटना से धनबाद मंडल कारा की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। पिछले दिनों तमाड़ में हुए अधिवक्ता की हत्या और धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत को लेकर आज धनबाद कोर्ट के अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताते हुए जमकर नारेबाजी की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्मेंद्र सहाय ने कहा है कि तमाड़ में अधिवक्ता मनोज कुमार झा की हत्या कर दी जाती है और अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजे। वहीं जज उत्तम की मौत पर उच्चतम स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। में अधिवक्ता हत्याकांड, एक निर्मम हत्याकांड जो अभी हाल का 4 दिन हुआ पहले, उसके विरोध में हम सभी अधिवक्ता मनोज कुमार झा के हत्यारों को शीघ्र पुलिस पकड़े, कांड का उद्भेदन करे, उनको सख्त से सख्त सजा दे और
बार बार इस तरीके से अधिवक्ताओं पर होने वाले प्रहार के लिए सरकार से मांग करते हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें। और आए दिन अधिवक्ता के अलावे अब तो न्यायाधीश के ऊपर में भी प्रहार होने लगा है। जो सीसीटीवी फुटेज में आप लोगों के माध्यम से मिला देखने को, उसको देख करके वो लगता है कि एक इरादतन हत्या की ओर संकेत करता है, या ऐसे संभावना से इनकार भी नहीं कर सकते। तो आज उसके विरोध में हम लोग सभी अधिवक्ता अपने न्यायिक कार्य से अलग रखने का निर्णय लिए हैं और सरकार से मांग करते हैं कि कोयलांचल में पिछले 24 घंटों से लगातार तेज हवा और बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले के कई इलाकों में लोग पानी की वजह से त्राही त्राही माम करने लगे हैं। ऐसे में शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित बाबूडी के कई मकानों के भीतर बारिश का पानी घुस गया है। वहीं चहार दीवारी भी गिर गई है। दूसरी ओर कोट रोड में विशाल बरगद के पेड़ इस बारिश की वजह से रोड पर गिरे पड़े हैं, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गई है। इतना ही नहीं, सुबह से बिजली भी गुल है क्योंकि कई पोल सड़कों पर गिरे नजर आ रहे हैं और उम्मीद भी जताई जा रही है कि रात भी बिजली आने की संभावना कम ही है। ये अभी तो 5 मिनट पहले गिरा है। अच्छा, हवा 2-3 मिनट हवा से। अच्छा, ये पेड़ कितना पुरानी है? तो बहुत पुरानी है। हम जब से यहाँ आए हैं तब से देख रहे हैं इस पेड़ को। किसी पर गिरा भी है क्या? कोई हताहत? नहीं, कोई हताहत नहीं हुआ। अंचल का बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर के कारण तेज बारिश से मैथन और पंचेत डैम का जलस्तर में तेजी में इजाफा हुआ है। मैथन डैम का जलस्तर 479 फीट और पंचेत डैम का जलस्तर 410.87 फीट पहुंच चुका है। डैम के निचले इलाके और पश्चिम बंगाल के इलाकों में डीवीसी द्वारा एहतियात तौर पर बाढ़ का ग्रीन अलर्ट जारी कर दिया गया है। ग्रीन अलर्ट के तहत डैम छोड़े जाने वाले पानी के क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया जाता है। दोनों ही डैम में अभी खतरे के निशान से जलस्तर 15 फीट है, लेकिन डैम के ऊपरी हिस्से हो रहे जल जमाव के कारण मैथन और पंचेत डैम से लगातार पानी छोड़े जा रहे हैं। मैथन डैम के 2 फाटक से 14,000 क्यूसेक प्रति घंटा पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं पंचेत डैम के 7 फाटक से 44,000 एकड़ फीट प्रतिदिन पानी छोड़े जा रहे हैं। इधर बारिश के कारण ऊपरी हिस्से से दोनों ही डैम में हो रहे जल जमाव पर डीवीसी का जल विज्ञान केंद्र लगातार नजर रखे हुए। मैथन और उसके आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश ऊपरी हिस्से पर डैम में आ रहे पानी समेत डैम छोड़े जा रहे पानी पर नजर रखी जा रही है। धनबाद में भी लगातार बारिश ने नगर निगम के पोल खोल दी है। हालांकि इसके लिए कई क्षेत्रों में बने घरों को भी दोषी माना जा रहा है, जिन्होंने घर तो बना लिया है परंतु पानी निकासी के लिए किसी ने भी नाली नहीं छोड़ी है। रात भर हुई बारिश के कारण निचले इलाकों की भी हालत ख़राब हो गई है। पानी घुटनों से अधिक है, पानी जमा हो गया है। लोगों ने जहां निगम प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया है, वहीं इलाके के पूर्व पार्षद ने माना कि कॉलोनी में पानी निकासी के लिए नाली नहीं छोड़ा है। साथ ही नाले पर बगैर नक्शे के कॉलोनी बने हैं। अपार्टमेंट ने हालत ख़राब कर दिया है। कल रात से लगातार हो रही बारिश से निरसा में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निरसा के कई इलाकों में सड़कों और गलियों में बारिश के पानी जम गए हैं। साथ ही कई घरों में नाली को पानी भर गया है, नाली से पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही सामानों का भी नुकसान हुआ है। धनबाद के सिम्बोसिस किड्स स्कूल में ऑनलाइन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पहली से 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। पहली कक्षा में अनन्या कुमारी, दूसरी में दिव्यांशी कुमारी और 5वीं में रुद्र केसरी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। स्कूल के प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को सम्मानित करते हुए शिक्षा के महत्व को बताया। 11 सूत्री मांगों को लेकर धनबाद LIC कार्यालय के समक्ष आज अभिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्य शाखा प्रबंधक को एक ज्ञापन पत्र सौंपा। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे एक LIC एजेंट दिनेश उपाध्याय ने बताया है कि कोरोना काल में जीवन बीमा अभिकर्ताओं की असामयिक
मृत्यु हो जाने के बाद भी बीमा प्रबंधन ने उनके परिजनों को किसी प्रकार का कोई सुविधा या मुआवजा नहीं दिया। इसलिए हमारी मांग है कि मृतक के आश्रित परिजनों को LIC की ओर से 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता के साथ साथ 10,000 प्रति माह दिया जाए। उन्होंने कहा है कि काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी अब तक अभिकर्ताओं की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को सहायता राशि अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। यहाँ तक कि जब मृतक के परिजन संबंधित विभागीय अधिकारी से मिलने की कोशिश करते हैं तो अधिकारी मुलाकात के लिए भी समय नहीं दे रहे। अगर हमारी मांगों पर कोई पहल नहीं हुई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। का ये तीसरा चरण है। हम लोग का आंदोलन 24 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है। दूसरा मतलब कि चल रहा था जून महीना में, वो 16 से 30 तक था। और ये तीसरा चरण है हमारा। हर महीने के दोनों फोर्टनाइट में हम लोग अभिकर्ता विश्राम दिवस मना रहे हैं। उस दिन हमारा अभिकर्ता कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी सेवा नहीं कर रहा है। हमारी बहुत सारी मांगे हैं, प्रबंधन हमारी बात को नहीं मान रहा है। क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि प्रबंधन जो है उनकी मोटी चमड़ी हो गई है, उनके कान में जू नहीं रेंग रहा है। हमारी समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं, हमारा समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। बागमारा के पांडेडी बेलदी बस्ती में JMM प्रखंड अध्यक्ष रतिलाल टुडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर BCCL के सिजुआ एरिया 5 प्रबंधन को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि बेलदारी बस्ती के रैयतों की जमीन अधिग्रहण लगभग 4 दशक पहले ही BCCL ने की है, लेकिन अब अधिग्रहण के बदले निर्धारित संख्या में नियोजन नहीं दिया गया है, जबकि इन ग्रामीणों की जमीन पर कंपनी का उत्पादन जारी है, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को भूधसान प्रदूषण जैसी समस्याओं का लगातार सामना करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, अब BCCL इस स्थान पर आउटसोर्सिंग संचालित करने वाली है, इसलिए स्थानीय प्रबंधन अगर यहां के प्रभावित ग्रामीणों को इस आउटसोर्सिंग नियोजन देगी तो कंपनी चलने दिया जाएगा। प्रबंधन के हठधर्मिता रवैये के चलते यहाँ के जो रैयत हैं बेलदारी बस्ती का लोग आज विवश होकर के लोग मरने को तैयार हैं, जो कि ये लोग का जमीन घर सब कुछ चला गया, बचा कुछ नहीं है ना। अभी तक इन लोग को जमीन के बदले में कहीं मुआवजा दिया है, घर बसने के लिए कुछ नहीं दिया। इसलिए आज हम लोग विवश होकर के हम लोग आज प्रेस कंपनी के माध्यम से एक चेतावनी देना चाहते हैं BCCL प्रबंधन को कि जब तक आप यहाँ के टीला के बस्ती के जो रैयत है उसको नियोजन और पुनर्वास जितना जल्दी हो सके आप कीजिए, और नहीं तो हम लोग यहाँ से एक छटाक OBR हम लोग गिरने नहीं देंगे। और एक षड्यंत्र यहाँ बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण बीते रात से जारी बारिश से आसनसोल में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। शहर के निचले इलाके में जलमग्न हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रेलवे ट्रैक पूरी तरह से पानी से भर गया है, जिस वजह से पूरी रेलवे ट्रैक की जल के नीचे समा गई है, जिससे रेल परिचालन में भी मुश्किलें आ रही हैं और हादसे का भी डर सता रहा है। दूसरी तरफ बारिश के कारण कोलकाता के बेहला पार्क, सर्कस, सेंट्रल एवेन्यू समेत कई क्षेत्रों में घुटने भर पानी जम गया है, जिसके कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बराकर में भी तेज बारिश के कारण निचले हिस्सों में बाढ़ जैसी हालात उत्पन्न हो गई है। आसनसोल नगर निगम की तरफ से पुराने जर्जर मकानों को लेकर काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है। इस दौरान आज रानीगंज बोरो 2 के प्रभारी पुण्य शशि राय ने पुष्टगोरियो इलाके का दौरा किया, पुराने और जर्जर घरों का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा है कि जो घर काफ़ी जर्जर हो गए हैं उनको अगर मकान मालिक नहीं तोड़ते हैं तो आसनसोल नगर निगम द्वारा तोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि निगम किसी भी कीमत पर जान का नुकसान नहीं होने देगी। दो একটা বাড়ি আছে যে কোনো কন্ডিশনে ভেঙে পড়তে পারে। আমরা খবর পাই, ইতিমধ্যে আমরা 2 বাড়ির মালিককে নোটিশে করি। কালকে একটা ছোট্ট রকম উপর থেকে ইট ফিট পড়ে গিয়ে একটা
নিচের ডিম বিক্রিটা তার একটু আঘাত লাগে। তো আজকে আমরা আসানসোল পৌর নিগম থেকে এসেছি, এই যে পরিত্যক্ত বাড়িটা রয়েছে সেই মালিক কিছু লোককে বাড়ি ভাড়া দিয়েছিলেন বহু বছর ধরে আর কি। তারাও চেষ্টা করছে মালিককে বলে যে আপনি আমাদের সঙ্গে একটা কথা বলে আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেন। তো আজকে আমরা রানিগঞ্জ বড়োর পক্ষ থেকে এসেছি, সে ভাড়াটিয়াদের সাথে কথা বলেছি। পুরনো বাড়ি আমাদের বাবারা যখন ছোট ছিলেন তখন থেকে বাড়ি আছে, মোটামুটি 50-60 বছর 70 বছর হয়ে গেছে। তো বাবারা তো এখন নেই, ওনার মৃত্যু ঘটে গেছে। তো বাবার জীবিত থাকাকালীন আমরা মালিককে 2-3 বার বসিয়েছি, ওনার সঙ্গে আমরা কথাবার্তা আলাপ করেছি, ওনাকে বলেছি যে আপনি কোনো একটা ডিসিশন নিন, নাহলে বাড়িটা কখন। आसनसोल के 43 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद आशा शर्मा ने नगर निगम पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने पीसी कर पत्रकारों को बताया कि 2 जुलाई को नगर निगम प्रशासक अमरनाथ चटर्जी को 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था। 4 सूत्री मांगों में इलाके की पानी, बिजली, डस्टबिन की समस्याओं के साथ तिरपाल की मांग की गई थी, लेकिन इस पर अब तक कोई पहल नहीं हुआ है। वार्ड नंबर 43 की एक्स काउंसलर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि 2 जुलाई को हमने नगर निगम प्रशासक को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें 4 मुद्दे थे। पानी की समस्या को लेकर, लाइट की समस्या, डस्टबिन और तिरपाल। लेकिन 1 महीने हो चुके हैं, अभी तक तिरपाल नहीं मिला है। हमारी वार्ड की जनता ने आखिर क्या बिगाड़ा, उस गरीब जनता ने, जो अभी तक उसे तिरपाल नहीं दिया गया है। जबकि नगर निगम प्रशासक ने बोरो प्रशासक को फॉरवर्ड किया था, लेकिन आखिर अभी तक क्यों नहीं मिला है। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं बीजेपी काउंसलर इसलिए भेदभाव किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन मेरे रहते हुए हमारी जनता के साथ नाइंसाफ़ी कदापि होने नहीं दूंगी। और मैं इस बात को कमिश्नर और डीएम तक भी पहुँचाऊँगी। आखिर उस जनता 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शिल्पांचल में भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रानीगंज के महावीर कॉलोनी स्थित विनोद बौरी का एक कच्चा मकान बारिश के कारण ढह गया, जिसके घर में रखे सामानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, जबकि परिवार बाल बाल बच गए हैं। ये अच्छी बात है। विनोद बौरी ने बताया है कि बारिश के कारण उनके घर का एक हिस्सा गिर गया। वहाँ घर वाले खाना बनाते थे। विनोद वैन चलाकर अपने घर का गुजारा करता है। बिना प्रशासन की मदद के वो अपने घर की मरम्मत नहीं करवा सकते। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। हो रही बारिश রাত কাল বিকালবেলায় 5টা 5:30টার সময় জল হয়েছিল সারাদিনটাই, তখন দেয়াল পড়ে গেছে, আরও দেখছি চারধারে সব ফেটে গেছে। ওই জন্য আমাদেরকে পাশের বাড়িতে একটা লোক বলেছে যে তুই ঠিক আছে ভাইটি, তোর ঘর দৌড় ভেঙে গেছে, তুই আমাদের ঘরে থাকে, এই ঘরটাতে কোনো চিকচিকে লাগাই পাবে। তো আমরা ওই চিকচিকে খুলে ওখানে লাগাচ্ছি। কতটা অসুবিধার মধ্যে রয়েছেন বাড়ি পড়ে যাওয়ার পর, বাড়ির দেওয়াল পড়ে যাওয়ার বলতে দুঃখ এখানে আছে। এই জায়গাটা আপনার কি করতেন, এই প্রস্তরটাতে বাড়ির, মানে এই রান্না করতেন কি? এখানে রান্না বান্না করতাম আমরা, ভিতর করে থাকতো। আচ্ছা, আপনি वहीं बात करें कोलकाता की, तो 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन यहाँ भी अस्त व्यस्त हो गया है। पश्चिम बंगाल में कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिसके कारण वाहनों के आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ नज़ारा आज कोलकाता के पातीपुकुर रेल ब्रिज के नीचे देखने को मिला, जहाँ एक पुल के नीचे से पास हो रही बस पानी में फंस गई, जिसके बाद बस को वहाँ से निकालने के लिए बड़ी और कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बस किस तरह से फंसी हुई है। नाइन्टी नाइन न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।